नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी गुल्लक। नंदिनी आज बेहद खुश थी। उसकी बड़ी बेटी निहारिका की सगाई की रस्म है। पास के ही एक गेस्ट हाउस में इंतज़ाम किया है। सभी मेहमान तैयार होकर वहीं पहुंच रहे हैं। वह भी तैयार होने कमरे में आ गई। अलमारी खोली तो सामने ही टंगी गाजरी रंग की साड़ी देख मुस्कुरा उठी। पतिदेव ने बड़े प्यार से खरीदी है आज के कार्यक्रम के लिए। साड़ी निकालकर बिस्तर पर रख दी और लॉकर से मैचिंग ज्वेलरी निकालने लगी। चूड़ियाँ निकालते समय उसका हाथ पास रखे गुल्लक से छू गया। उसने गुल्लक निकाली, कुछ पल उसे निहारती रही, फिर मन ही मन बुदबुदाई, थैंक यू पापा, आपके दिए इस उपहार एवं माँ की दी हुई सीख ने हमें बहुत कठिन परिस्थितियों से उबार लिया। गुल्लक वापस रख उसने अलमारी बंद कर दी। आज वह बीते कल की कोई बात याद नहीं करना चाहती है। आज उसके जीवन में अपार खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बड़ी बेटी निहारिका MBBS करके इंटर्नशिप कर रही है और छोटी बेटी नीरजा CA कर रही है। उसे अपनी दोनों बेटियों पर गर्व महसूस हो रहा था कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी निराश नहीं हुई, अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। अरे तुम तैयार नहीं हुई, इस तरह बैठी क्यों हो? तबीयत तो ठीक है? पीछे से माँ की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी वह। मन में उठ रहे विचारों को दरकिनार कर हंसती हुई बोली, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस अभी तैयार हो जाती हूँ। ज़रा जल्दी कर, दामाद जी बता रहे हैं बाकी मेहमान आने लगे हैं वहाँ। लड़के वालों के आने से पहले हमें भी वहाँ पहुँच जाना है। चलो तैयार होकर आओ, तब तक मैं ले जाने वाला सामान देख लेती हूँ। हाँ माँ, आप चलिए। डायरी और लिस्ट से एक बार सब चेक कर लेना, मैं आती हूँ, कहकर सहसा वह माँ के पैर छूने झुक गई। अरे अरे, ये क्या कर रही है? पाप चढ़ाएगी? माँ ने उसे रोकते हुए कहा। नंदिनी भावुक होकर बोली, नहीं माँ, आपको बहुत सारा थैंक यू। आज मैं जो भी कर पा रही हूँ सब आपके आशीर्वाद से, इसलिए। वह माँ के गले लग गई। अच्छा अच्छा, अभी रहने दे ये सब और तैयार हो जा। माँ के जाते ही नंदिनी गुनगुनाते हुए तैयार होकर बाहर आ गई। पति अनिकेत उसके चचेरे भाई के साथ सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। उसे देखते ही पास आकर प्रशंसा भरी नज़रों से बोले, आज तो लगता है आपका ही दिन है, मेरा नहीं, आज हमारी बेटी का दिन है। जल्दी चलिए वरना देर हो जाएगी। कहते हुए नंदिनी के चेहरे पर शर्म की लालिमा उभर आई। दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। गेस्ट हाउस पहुंचकर सामान एक कमरे में रखवाकर दोनों बाहर आए और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। सगाई है तो कुछ खास रिश्तेदारों और दोस्तों को ही बुलाया है। सहसा नंदिनी की नज़र पीछे बैठे जेठ जिठानी और सास पर पड़ी। उसने अनिकेत को बताया और दोनों पीछे चले गए। आप लोग यहाँ पीछे क्यों बैठे हैं? आइए आगे चलिए। माँ का हाथ पकड़कर अनिकेत ने उन्हें सहारा दिया, फिर उन्हें लाकर आगे बिठा दिया। रिश्ता नहीं रह गया था, पर आज फ़र्ज़ अदायगी तो करनी ही है। उन्हें चाय नाश्ते के लिए कहकर दोनों बाकी आए हुए मेहमानों की आवभगत में लग गए। ससुराल वालों से मिलकर नंदिनी को कुछ पुराने दिन याद आ गए। आँखों में नमी तैर गई, जिसे उसने सबकी नज़र से बचाकर पोंछ लिया, पर अनिकेत की नज़र से नहीं छुपा सकी। क्या हुआ? कंधे पर हाथ रखकर अनिकेत ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ धुंधली यादें ताज़ा हो गई। नंदिनी, भूल जाओ सब, आज बहुत खुशी का दिन है और अब सब कुछ ठीक है। हाँ,
सब कुछ ठीक है, कहते हुए नंदिनी माँ के पास बैठ गई। अनिकेत ने एक प्याला कॉफ़ी का उसके हाथों में थमाया और मेहमानों की ओर चले गए। उनके लिए आज सारे रिश्तेदार मेहमान ही थे, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने नंदिनी और अनिकेत के कठिन समय में पीछा छुड़ा लिया था। यहाँ तक कि अपने घर के शादी ब्याह जैसे बड़े फंक्शन में भी उन्हें नहीं बुलाया था। विचारों को फिर परे कर नंदिनी माँ से बात करने लगी। थोड़ी ही देर बाद निहारिका आ गई। गुलाबी लहंगे में उसकी सांवली रंगत निखर रही थी। नंदिनी ने झटपट उसकी नज़र उतारी और उसे अंदर कमरे में छोड़ वापस बाहर आ गई। लड़के वाले भी आ गए थे। उनका स्वागत सत्कार करने में लग गई। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। सारी रस्में बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। नंदिनी शांतनु जैसा दामाद पाकर बहुत खुश थी। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। नंदिनी और अनिकेत ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छे लेन देन की व्यवस्था की थी। शांतनु और उसका परिवार भी निहारिका को पूरा मान सम्मान दे रहा था। फंक्शन खत्म हुआ तो धीरे धीरे लोग खाना खाकर वापस जाने लगे। नंदिनी ने मिठाई के डिब्बे और उपहार देकर जेठ जेठानी और सास को भी विदा किया और फिर सारा सामान, आए हुए उपहार और बचे हुए मिठाई के डिब्बे समेत कर वे लोग भी घर वापस आ गए। रात का 1 बज रहा था। घर लौटकर कुछ देर वे फंक्शन की ही बातें करते रहे, पर उस शाम के खुशनुमा पलों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कपड़े बदलकर नंदिनी सामान समेटने लगी ताकि सोने की व्यवस्था हो सके। निहारिका और नीरजा भी उसकी मदद करने आ गईं। नंदिनी थक गई थी। निहारिका ने पास बैठकर पूछा, माँ बहुत थक गई होंगी, सर दर्द तो नहीं हो रहा, दवा ला दूँ? नंदिनी ने हंसते हुए कहा, भला खुशी में किसका सिर दर्द होता है। अचानक से उसने निहारिका को गले लगा लिया। नए जीवन की शुरुआत के साथ साथ बेटी के बिछोह का दर्द भी उमड़ आया उसकी आंखों से। थोड़ी देर दोनों से बातें करती रही, फिर दोनों को सोने के लिए भेज वह भी माँ के पास आ गई। भाई भाभी वापस चले गए थे, पर माँ को उसने रोक लिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया माँ, है ना? उसने कहा। हाँ बेटी, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। अच्छा माँ, आपके घुटने का क्या हाल है? दर्द बढ़ा तो नहीं? दवा लगा दूँ? नहीं नहीं, दर्द में आराम है इस समय। तुम सबको इतना खुश देखकर आज सारे दर्द दूर हो गए। नंदिनी मुस्कुरा दी। माँ को चादर ओढ़ाकर वह भी अपने कमरे में आ गई। अनिकेत अभी कुछ हिसाब किताब करने में व्यस्त थे। उसे देखते ही बोली, आज का तो सब अच्छे से हो गया। अब 3 महीने बाद शादी का जो मुहूर्त निकला है उसकी तैयारी भी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। कल ही बैठकर सारे फंक्शन के हिसाब से सामान, उपहार और लेन देन की सूची तैयार कर लो ताकि किसी तरह की कमी ना रह जाए। सहमति जताती हुई वह भी चुपचाप लेट गई। अपार खुशी के बीच सहसा जेठ जेठानी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। आज भी वैसे ही हैं, तनिक भी एहसास नहीं कि क्या किया उन लोगों ने हमारे साथ। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। अनिकेत एक बड़ी कंपनी की फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर थे और बड़े भाई वकालत करते थे। संयुक्त परिवार था, सब साथ ही रहते थे, साथ खाते पीते, कोई कमी नहीं थी। अनिकेत जो भी कमा कर लाते, दिल खोल कर घर के लिए खर्च करते। चारों बच्चों में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। जो कुछ लाते चारों के लिए एक समान लाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनिकेत बेटियों के लिए कुछ लाए हों और बड़े भाई के बच्चों के लिए ना लाए हों। अनिकेत को माँ से बहुत लगाव था। उनके लिए भी अलग से नई नई चीज़ें लाया करते थे। माँ भी बहुत खुश रहती थी, पर जाने क्यों जेठानी के स्वभाव में उसे हमेशा फ़र्क नज़र आता था। उन्हें अपने 2 बेटों का दंभ था, फिर घर की बड़ी बहू, कोई उन्हें
कुछ नहीं कहता था, पर नंदिनी को उनके स्वभाव का भेदभाव हमेशा दिखाई देता था। बड़ी तो थी, पर बड़प्पन नहीं था। उनके स्वभाव के कारण नंदिनी दब कर रहती। कहीं न कहीं रिश्तों में भेदभाव की दीमक लग रही थी। जब वह उसकी बच्चियों के प्रति भेदभाव रखती, तब नंदिनी नज़रअंदाज न कर पाती, जबकि अनिकेत इन सब से बेखबर बस अपने दायित्व निभाए जा रहे थे। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जेठानी के दोनों बेटे भी वैसे ही थे। बात बात पर निहारिका और नीरजा को लड़की होने का ताना देकर चिढ़ाते। अरे तुम तो लड़कियां हो, हमारी बराबरी क्यों करती हो? शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाओगी। यह घर तो हमारा है। यह सुन दोनों उदास हो जाती तो उसे भी बुरा लगता। वह जेठानी से दोनों को समझाने के लिए कहती, तो वह भी उल्टा उन्हीं दोनों का पक्ष लेकर हंसते हुए कहती, अरे तो गलत क्या है? लड़कियां हैं तो लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए। तुम उन्हें अच्छे से रहना सिखाओ, घर के काम सिखाओ। कल को दूसरे के घर जाना है। वह मन ही मन झुंझला कर रह जाती, पर अनिकेत से कुछ न कह पाती। दोनों बेटियां मेहनती थीं, पढ़ाई में अव्वल रहती। अनिकेत दोनों पर जान छिड़कते थे। चाहे कितना भी थके हों, खुद बैठकर उन्हें पढ़ाते, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते, नंदिनी को हर काम में सहयोग करते। अनिकेत के इसी स्वभाव की वजह से नंदिनी चुपचाप सब कुछ एडजस्ट कर लेती थी। पर उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बेटियों को अच्छा भविष्य और अच्छा कैरियर बनाने देगी। परंतु यहाँ नियति को कुछ और मंजूर था। एक शाम अनिकेत घर लौटे तो उदास परेशान थे। पूछने पर बताया कि कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, फैक्ट्री बंद कर दी है। उसकी और उस जैसे तमाम लोगों की नौकरी चली गई है। वह भय से कांप उठी। अब क्या करेंगे? उसने पूछा था। दूसरी नौकरी की तलाश, अनिकेत ने गंभीरता से कहा। वह मायूस हो उठी। बेटियों की पढ़ाई और घर का जो खर्चा अनिकेत देते थे, वह सब कैसे होगा? दोनों ही जानते थे कि इस बेरोज़गारी के समय में नौकरी मिलना आसान नहीं। नंदिनी को चिंता घर की थी और जिसका डर था उसे वही हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेठ जेठानी के स्वभाव में बदलाव दिखता गया। अनिकेत बराबर नौकरी तलाश रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे, पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक दिन दोनों बेटियों के स्कूल की फीस जमा करनी थी। अनिकेत ने भाई से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा, अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, अपनी दोनों बेटियों का नाम किसी सरकारी स्कूल में करवा लो। प्राइवेट की फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे? नंदिनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया सुनकर, पर अनिकेत ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटियों की पढ़ाई को लेकर वह कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अतः कई रिश्तेदारों से सहायता मांगी, पर सब पीछे हट गए। घर में अधिक खर्च होने के कारण बची हुई धनराशि भी ज़्यादा नहीं थी। जो थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और परिवार के होते हुए भी उन्हें तंगहाली का सामना करना पड़ रहा था। किसी तरह नंदिनी के कहने पर अनिकेत ने उसके कंगन बेचकर बेटियों की फीस भरी, यह सोचकर कि आने वाले 4 महीने में कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। पर शायद ज़िंदगी परीक्षा ले रही थी। 4 महीनों में कुछ भी ना हुआ। अनिकेत खुद हैरान था कि इतनी काबिलियत और डिग्री होने के बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहा था। नंदिनी ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी, पर बीएड ना होने के कारण उसे किसी अच्छे स्कूल में नौकरी नहीं मिल पाई। पास के एक छोटे से स्कूल में उसे नौकरी मिली, जहां तनख्वाह कम थी, पर नंदिनी ने उसे स्वीकार कर लिया और शाम के समय ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया।
उसे इस तरह काम करते देख जेठानी को सहन न हुआ। एक दिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना करते हुए कहा, नंदिनी देखो, 8-9 लोगों के खाने का खर्च कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं। अब तो तुम नौकरी करने लगी हो तो अपना सब अलग कर लो। अनिकेत वहीं पीछे खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने अम्मा की तरफ देखा, वह चुप थी। भाई भी चुप रहे, अतः दोनों ने अलगाव स्वीकार कर लिया। उस दिन घर 2 हिस्सों में बंट गया। मिलना जुलना बंद हो गया और धीरे धीरे समय सरकता गया। एक दिन नंदिनी ने अनिकेत को सलाह दी कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक क्यों ना वह भी ट्यूशन पढ़ाए। अनिकेत ने उसकी सलाह मान ली, पर उनकी आमदनी में पूरी गृहस्थी चला पाना मुश्किल हो रहा था। अनिकेत अपने भाई भाभी के व्यवहार से दुखी था और नंदिनी के परिवार से मदद लेना उसे स्वीकार नहीं था। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे इसलिए नंदिनी भी कुछ न कहती, पर जब मायके जाती तो भाई और माँ उसके हाथ में कुछ ना कुछ रख देते, जिसे वह चुपचाप ले लेती। निहारिका का 12वीं का रिजल्ट शानदार रहा। वह MBBS करना चाहती थी। नीट की परीक्षा के लिए उसे कोचिंग करनी थी। कुछ धनराशि का इंतजाम तो अनिकेत ने कर लिया। बाकी की रकम के लिए एक बार फिर भाई से मदद मांगी, लेकिन उनका जवाब सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, हम कहाँ से दे पाएंगे। अभी बड़े बेटे का बीटेक के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया है। उसके कॉलेज और हॉस्टल की फ़ीस ही अच्छी खासी है। 1-2 साल में छोटे का एडमिशन भी कराना है। अनिकेत चुप हो गए। भाई की बात सही थी, उनका अपना ही खर्चा था, वो कैसे देते। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, जब तुम्हारे पास नहीं है तो क्या ज़रूरत है इतना महंगा पढ़ाने की। पैसा लगाओ और सिलेक्शन ना हुआ तो इससे अच्छा है अपने आप तैयारी करने दो। निकाल लिया तो कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, वरना यहीं किसी कॉलेज से BA BSc करा देना। लड़की ही तो है, नहीं कुछ करेगी तो भी शादी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। उस पल अनिकेत का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अनिकेत बेहद प्यार करता था बेटियों को। बिना कुछ बोले वह लौट आया, यह निश्चय कर कि निहारिका को डॉक्टर अवश्य बनाऊंगा, चाहे कहीं से भी इंतजाम करूं। उस दिन नंदिनी ने अनिकेत को मनाया कि भैया बैंक में हैं, उन्हीं से बात करते हैं लोन के बारे में। वह अकेली ही भाई से बात करने मायके आई, सारा वृत्तांत सुनाया। भाई ने समझा कर कहा, अभी इतना लोन मत लो, जो ज़रूरत है वह रकम मैं दे देता हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन दिलवा दूँगा। नंदिनी ने फ़ोन करके अनिकेत को बताया। पहली बार वह वहाँ से सहायता लेने को राजी हो गया। उस रात नंदिनी माँ के पास रुक गई। रात को उसे चिंताग्रस्त देख माँ ने पूछा, नंदिनी इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तुम लोगों ने कोई बचत करके नहीं रखी जो आज काम आती। नहीं माँ, जब तनख्वाह आती थी तब घर में खर्च करते थे, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी धीरे धीरे खर्च हो गया। अब इतना कहाँ मिलता है जो बचा सके। माँ ने उठकर अलमारी से एक गुल्लक और एक बैग निकाला। यह क्या माँ, यह तो वही गुल्लक है ना जो पापा मेरे लिए लाए थे, अब तक संभाल कर रखी है। माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारे पापा ने कहा था कि गुल्लक कभी खाली ना होने देना, हमेशा कुछ न कुछ धनराशि डालती रहना, नंदिनी की ज़रूरत में काम आएगी। मैंने वही किया। गुल्लक भर गई तो इस बैग में तेरे नाम से जुड़ती रही। सोचा था तेरी बेटियों की शादी के समय दूंगी, पर आज ज़्यादा ज़रूरत है, इससे तेरा कुछ काम हो जाएगा।
लेकिन नंदिनी, मैं भी यही कहूँगी, इसे कभी खाली मत रखना। यह कठिन समय के लिए की गई बचत का आधार है। यह आज तुम्हारे काम आएगी, कल तुम्हारे बच्चों के। हमने भी अपने समय में इसी गुल्लक की बचत से बहुत सी ज़रूरतें तुम लोगों की पूरी की हैं। अब तुम्हारी बारी है। नंदिनी की आंख में आंसू थे। वह माँ के गले लग गई। माँ ने उसे ढांढस बंधाया, हिम्मत रखो, तुम दोनों निरंतर प्रयास कर रहे हो, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अगले दिन नंदिनी गुल्लक लेकर वापस आ गई। कोचिंग की फीस जमा कर दी गई। माँ की दी हुई गुल्लक नंदिनी ने संभाल कर रख ली और ट्यूशन से मिलने वाले रुपए में से थोड़े थोड़े रुपए उसमें डालती रही। ज़रूरत पड़ने पर निकालती और फिर डाल देती। थोड़ी बचत से छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होने लगीं। यह जीवन की कठिन परीक्षा का समय था, जिसे नंदिनी और अनिकेत धैर्य से पार कर रहे थे। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। मेहनत के साथ साथ पूजा उपवास भी किया। फिर एक दिन समय बदलने की आहट सुनाई दी। निहारिका का मेडिकल के लिए चयन हो गया। एक अच्छा कॉलेज भी मिल गया। भाई ने मदद कर एजुकेशन लोन दिलवा दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि एक कंपनी से अनिकेत को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अनिकेत को नौकरी मिली तो लगा घर में खुशियाँ वापस लौट आईं। सब कुछ पहले जैसा होने लगा। बस परिवार ही पहले जैसा नहीं हो पाया। अनिकेत को नौकरी मिलते ही माँ जी ने कई बार कोशिश की कि सब फिर से साथ रहे, पर इस बार अनिकेत ने मना कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो चला था। नीरजा भी सीए की तैयारी कर रही थी। कुछ ही दिनों में अनिकेत ने अपने हिस्से का मकान बेचकर 4 कमरे का नया घर खरीद लिया। जीवन पहले से बेहतर हो गया। सब सुख सुविधाओं और संपन्नता के होते हुए भी नंदिनी ने ना तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा और ना गुल्लक में रुपए जमा करना। माँ की दी हुई सीख और पापा का एक छोटा सा उपहार उसकी ज़रूरतों का सहारा बन गया था। वह गुल्लक को कभी खाली नहीं रखती। जब कुछ धनराशि इकट्ठा हो जाती तो उसे बैंक अकाउंट में डाल देती, जो ज़रूरत के समय बहुत काम आता। आज निहारिका डॉक्टर बन चुकी है। उसका एजुकेशन लोन भी आराम से चुका पा रहे हैं। नीरजा की सीए की पढ़ाई का 1 साल और बचा है। अब नंदिनी संतुष्ट है कि इतनी रोक टोक के बावजूद उसकी बेटियां मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन था। वह रिश्तेदार जिन्होंने अनिकेत की कम हैसियत देख अपने घर के शादी ब्याह में नहीं बुलाया था, आज अनिकेत ने उन्हें सम्मान से बुलाया। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने करवट ली। अनिकेत कब आकर पास में लेट गए उसे पता ही न चला। नींद के नशे में ही अतीत के कुछ पन्ने जी आई थी वह। अनिकेत के गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सर रख लेट गई। उसका स्पर्श पाकर अनिकेत ने भी सोते सोते ही उसे बाहों में समेट लिया। बुरा वक्त बीत गया था, पर जाते जाते यही सिखा गया था कि एक दूसरे के साथ से बड़ी परिस्थिति को पार किया जा सकता है और जीवन कैसा भी रहे थोड़ी बहुत बचत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए। अपने लाइक ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।